अच्छा जी, सबसे पहले कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो जिसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने फाइनल बनाना होता है, तो उसके अगर आप गौर से देखो ना तो आपको पता चलेगा ये कुछ मेन टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं कि स्टेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है, बीच में डिफरेंस क्या है, मॉडर्निटी के ऊपर जो पूरा लेक्चर 2 था, वो कि किस तरह से मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुए, वही एडम स्मिथ वगैरह वाली बातें, मिड वन वाला कंटेंट बेसिकली। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है, पॉपुलिज्म क्या होता है, सोशल कोहीजन, ये भी आज कवर करना, पहले नहीं किया हुआ। कम्युनिटी इंगेजमेंट, सिविक स्पेस एंड एक्टिविज्म, मिड टू वाला कंटेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव सिविक इंगेजमेंट, ये वो 7 प्रिंसिपल्स थे जो मिड टू के अंदर कवर किए थे, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा डिजिटल डिवाइड और डाइवर्सिटी, तो इनमें से 3 टॉपिक हैं जो भी खुद करने हैं हमने पहले के मिड वन और मिड टू में, मतलब हुए हुए हैं। सोशल कोहीजन, डिजिटल डिवाइड और डाइवर्सिटी, तो वीक 1 वगैरह सारा चल रहा है यहाँ पे। हमने शुरू करना है वीक 9 से। हाँ, यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटेबल इंक्लूसिव सिविक इंगेजमेंट के बाद से, तो सबसे पहले इस चैप्टर में थोड़ी सी डिस्कशन हुई हुई है कि डेवलपमेंट होती क्या है, ठीक है। तो पहले इसको खाली इकोनॉमिक ग्रोथ समझा जाता था, लेकिन मॉडर्न जो थॉट है वो थोड़ा सा बदल गया है। उसके अंदर ये एक इंडियन क्या नाम है, इकोनॉमिस्ट था, पॉलिटिकल थिंकर था, पता नहीं क्या था, अमर्त्य सेन, इसने ना अपना एक आइडिया शेयर किया था कि आप डेवलपमेंट के बारे में ना पॉजिटिव फ्रीडम की तरह सोचो। तो अगर आपको पॉजिटिव फ्रीडम का नहीं पता क्या होता है, तो अच्छा, एक होता है नेगेटिव फ्रीडम, ठीक है। नेगेटिव फ्रीडम ये फ्रीडम फ्रॉम, मतलब ये अगर कानून है लिखा हुआ, लॉ, अगर इसमें लिखा हुआ है ना कि यू कैंट एक्सप्रेस योर ओपिनियन, जो भी है, तो ये आपकी ये नेगेटिव, अगर इस लॉ को आप ख़त्म कर देते हो, ठीक है, इस तरह का कोई लॉ है, तो आपने अपना नेगेटिव फ्रीडम बढ़ाया है। मतलब अब कम चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। और पॉजिटिव फ्रीडम ये होता है कि अब आप चीज़ें कर सकते हो। वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकता है कि अब मैं एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि समझा ये जाता है कि पॉजिटिव फ्रीडम नेगेटिव फ्रीडम से ज़्यादा वैल्यूएबल है। उसकी वजह ये है कि नेगेटिव फ्रीडम बस एक किस्म का ना, समझ लो कि अनडिफाइंड किस्म का फ्रीडम है कि ओ नो लॉज, तो वो अल्टीमेट फ्रीडम होगा इस पर्सपेक्टिव के अंदर। लेकिन ये खाली है फ्रीडम फ्रॉम, ठीक है, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं लगी हुई, ये वो वाला फ्रीडम है। लेकिन एक होता है फ्रीडम टू, कि अब आप कुछ भी कर सकते हो। इसको आप एम्पावरमेंट कह लो या जो मर्ज़ी कह लो, इसको पॉजिटिव फ्रीडम कहते हैं। ये टू हो गया और यहाँ पे फ्रॉम हो गया। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है कि पैसे होना आपके पास, वो भी पॉजिटिव फ्रीडम है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक ज़्यादा ब्रॉड डेफिनेशन है जो कैप्चर करने की कोशिश करती है तमाम वो चीज़ें जो एक्चुअली लोग अपनी ज़िंदगी में वैल्यू करते हैं। तो ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया हुआ है। उसके बाद कुछ थ्योरीज़ की क्लासिफिकेशन वगैरह की हल्की सी बात की हुई है कि स्ट्रक्चरलेस थ्योरीज़ वो होती हैं जो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं, न्यू लिबरल थ्योरीज़ वो होती हैं जो कहती हैं कि फ्री मार्केट सोल्यूशंस, मार्केट खुद ही सेल्फ करेक्ट कर लेगी, तो आपको गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं है। और फिर जो ऑथर है ना वो कहता है कि लेकिन ना इन दोनों कंपीटिंग थ्योरीज़ की क्लासेस के दरमियान में जो रेजोल्यूशन है ना, उसके ख्याल में प्लूरलिस्ट इंस्टीट्यूशनल थ्योरीज़ हैं। तो ये उसने बस ऐसी बात कर दी भी। उसके बाद उसने सारी थ्योरीज डिस्कस की हैं, कोई 3-4 मेजर डिस्कस किए हैं। तो सबसे पहले मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी एक एंग्लो सेंट्रिक नॉर्मेटिव मॉडल है। तो इसका क्या मतलब है? एंग्लो सेंट्रिक का मतलब है कि जिसको हम आम ज़ुबान में वेस्टर्न कहते हैं, अंग्रेज़ों से रिलेटेड, ठीक है। ये उनके ख़यालात को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। ये इतना जनरल नहीं है कि पूरी दुनिया ने मिलकर सोचा उनको सोल्यूशन मिल गया जी। और ये एक नॉर्मेटिव मॉडल है, ये उनको बताता था कि क्या करना चाहिए। और किस चीज़ के लिए था? वो था डेवलपमेंट फॉर द थर्ड वर्ल्ड। तो वो अच्छा, अगर आप ये चीज़ें कर लोगे तो फिर थर्ड वर्ल्ड में डेवलपमेंट आ जाएगी। तो फिर वो लिबरेट करने के लिए उनकी आर्मी आ जाती थी कभी कभी। हम आपको डेमोक्रेटाइज़ करने आए हैं, वो वाली चीज़ें सारी। तो इसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा एग्जांपल्स दे सकते हो, अफ़गानिस्तान वगैरह भी डाल दो कि डेमोक्रेटाइज़ करने के लिए आए थे, तो उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या थे, पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या थे, जो भी है। तो एक इसकी मिक्स्ड परसेप्शन, ऑब्वियसली कुछ लोग यकीन करते हैं कि अभी भी किसी हद तक इस बात पे कि हाँ करना चाहिए, क्यों हम छोड़ें। आपने भी रिसेंटली देखा होगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स इश्यूज होता है ना। खैर,
इसके अंदर जो एक और डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि डिफरेंट वैल्यूज़ और सिस्टम्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ के लिए। क्या कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इसलिए मसले हैं क्योंकि वहाँ पे वेमेन को एजुकेशन नहीं दी जाती। उसके अंदर बकाया जो सारे इकोनॉमिक मसले हैं, हिस्टोरिकल मसले हैं, उनको इतना एम्फेसाइज़ नहीं किया जाता। वैसे उनको भी ऑब्वियसली देखा ही जाता है, ये हाइपर सिंप्लीफिकेशन होगी अगर मैं कहूँगा नहीं देखा जाता, लेकिन इनको भी समझा जाता है एक बड़ा फैक्टर। अब ऑब्वियसली किसी हद तक होगा भी, क्योंकि अगर आप एजुकेट नहीं कर रहे तो आपकी का तो, लेकिन इसको एक पॉइंट ऑफ क्रिटिसिज्म भी कुछ लोग बनाते हैं। वो कहते हैं कि जो इस तरह से आप अपनी वैल्यूज़ को डेवलपमेंट के से इक्वेट कर लेते हो, और आप उन शायद आपको कि अपनी कल्चर भी प्रमोट कर रहे होते हो, जबकि आपको नहीं करने की ज़रूरत। हम एग्री कर सकते हैं, इस क्रिटिसिज्म की सबसे अच्छी फॉर्म ये होगी कि आप ये कहो कि ओके हम एग्री कर सकते हैं कि विमेंस एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वेस्टर्नाइज ड्रेसिंग करो या इस तरह करो। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म्स आते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के, और इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि ये इनक्वालिटी किस तरह से एक्सप्लेन अवे करते हैं। उसके बाद डिपेंडेंसी थ्योरी आ जाती है। ये लैटिन अमेरिका के अंदर डेवलप हुई थी। कहा यह जाता है इसमें कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है ना, वो बेसिकली उसके जो रियल वर्ल्ड इफ़ेक्ट्स हैं वो इन वीकर कंट्रीज़ को वेस्टर्न गवर्नमेंट्स पर डिपेंडेंट बना देती है, और उनकी वजह से इनके अंदर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट कोई मीनिंगफुल नहीं हो पाती, शॉर्ट टर्म हल्की फुल्की हो जाती दिखने में लगता। तो ये एक आइडिया है। उसके अलावा वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी है। वो ये कहा जाता है कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना, वो इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव है, क्योंकि जो दुनिया का सिस्टम है ना, वो एक हायरार्किकल सा सिस्टम है, जिसके अंदर कोर के पास पैसे आई जाते हैं पेरिफेरी से। तो पेरिफेरी होगी मतलब जो वीकर कंट्रीज़ हैं, गरीब कंट्रीज़ हैं। कोर होगी मतलब आई गेस अमेरिका कह लो कि उसके अंदर हर मुल्क से किसी इनडायरेक्टली वेल्थ आ रही है। तो आप यूएस में चीज़ें ख़रीदते हो वगैरह, आईफोन वगैरह ख़रीद लिए, जो मर्ज़ी ख़रीद लिए, तो उनको पैसे जा रहे हैं इस तरह से। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन, ये चौथा जो मॉडल है ग्लोबल डेवलपमेंट का, चौथा मॉडल ये जो है वो यही कहता है कि फ्री ट्रेड होनी चाहिए, तो इस तरह से ना सारी कंट्रीज़ ऊपर जाती जाएंगी तेज़ी से। बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, इसका उनकी वीडियो देख लो कि डिटेल देखनी है। इसके अंदर जो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है कि ये कैपिटलिज्म का भी स्प्रेड नेसेसिटेट करती है। उसके अलावा ये इनइक्वालिटी को इस तरह एक्सप्लेन अवे करती है कि कल्चरल भी हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। ये नोट्स में लिखा हुआ था। वैसे ऑब्वियसली अगर कोई एक बंदा आपको कहता है कि मेरी ये वैल्यूज़ हैं, वो कभी भी इतना क्लीनली एक थ्योरी पे मैप नहीं होएगा किसी बंदे की पर्सपेक्टिव। बट ये ब्रॉड सी क्लासिफिकेशन स्कीम है उन्होंने डेवलपमेंट थ्योरीज़ की, कि किस तरह से की जाती है, क्या होती है, क्यों होती है। ये थोड़ी और डिटेल है जो उन्होंने अपने नोट्स में डाली हुई थी, पढ़नी है पढ़ लो, लेकिन मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। पता नहीं। ओके, आगे वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट क्या होता है? वो एक ऐसा स्टेट होता है जो अपने सिटीजन्स को सोशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करे, जिसके अंदर हेल्थ केयर आ जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आ जाते हैं, एट्सेट्रा। तो नीचे कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े और डिटेल में वही लिख के बताए मैं कि यूनिवर्सल कवरेज मतलब वो हर किसी को मिलते हैं, इंक्लूसिव सा होता है। रीडिस्ट्रीब्यूटिविटी पॉलिसीज़, मतलब इकोनॉमिक इनक्वालिटी अगर ज़्यादा ही हो जाए तो क्या होगा। उसके बाद पब्लिक सर्विसेज जो मैंने भी जिक्र किया, हेल्थ केयर, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, सोशल इंश्योरेंस, मतलब सोशल सेफ्टी नेट्स के अगर गुर्बत का शिकार हो जो तो क्या करना है वगैरह। एक्टिव जॉब मार्केट पॉलिसीज़, वही अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ख़त्म करने के लिए जो कैंपेन्स चलाई जाती हैं वगैरह, लोगों को फ्री एजुकेशन दे रहे हो वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो इसके अंदर आपने यही लिखना। आगे लेक्चर 10 डिजिटल डिवाइड। लेक्चर 10 के अच्छा, अब डिजिटल डिवाइड तो आपको पता ही है, बहुत सिंपल सी अगर डेफिनेशन बनाए कि यूज़ के अंदर जो हम गैप देखते हैं, कुछ लोग इतना अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर पाते या उनको आता ही नहीं यूज़ करना। तो उन्होंने 3 लेवल्स में इसको तोड़ा हुआ है: एक्सेस डिवाइड, यूसेज डिवाइड और क्वालिटी ऑफ यूज डिवाइड। तो एक्सेस डिवाइड तो ये है ना कि यहाँ पे नेट ही नहीं आता, यहाँ पे टावर ही नहीं लगा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड मसले आ गए, या फिर आपके अफोर्ड ही नहीं कर सकते फ़ोन वगैरह, या आपके पास जो भी इस तरह के मसले, पैसों के मसले, या इस तरह के मतलब कि आप फिज़िकली एक्सेस ही नहीं है आपके पास। उसके बाद यूसेज डिवाइड के अंदर ये है कि आपको यूज़ ही नहीं करना आता, या उसके अंदर शायद इंग्लिश लिखी हो, आपको इंग्लिश ना पढ़नी आती हो, इस तरह की बात है। तो ये यूसेज डिवाइड हो गया। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ यूसेज डिवाइड। तो कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं और कुछ लोग देखते हैं, लोल। तो ये यूसेज डिवाइड हो गया कि आप क्या
का यूसेज किस तरह से कर रहे हो कि पूरे दिन रील देखने के बाद जाके एक यूट्यूब वीडियो देख के कह रहे हो मेरी पेपर की तैयारी होगी, या फिर लाइक तैयारी कर रहे हो और दूसरों की मदद कर रहे हो? हाँ हाँ, वैसे फ़नी नहीं था बट ओके। मैं बस एग्जांपल हैमरिंग करनी थी। यही है कि रील मैक्सिंग ना करो बेटा, टिकटॉक ची गंदी चीज़ां होंदियां ने, ये पॉइंट है इनका। इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ही होंगे। एनीवेज, उसके अलावा कुछ स्टैट्स हैं जो मे बी आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो ना करूँ, मैं तो खाली ये नीचे वाला कर लूँ कि ओ अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक 33% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ इंटरनेट, ओनली 33%। आई गेस ये नंबर्स भी आप यूज़ कर सकते हो कि ओ पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 मिलियन फिक्स्ड टेलीफोन सब्सक्राइबर्स हैं। उसके बाद ईच लेवल के उन्होंने सोल्यूशंस जो हैं वो लिखती हैं कि ओ एक्सेस डिवाइड कैसे ठीक होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, मतलब टावर नहीं होंगे तो कैसे होगा, वो वाली बात। अफोर्डेबल बनाओ टेक्नोलॉजी को। इसके अंदर उन्होंने एग्जांपल दी हुई थी रिपब्लिक ऑफ कोरिया और एक और कंट्री की, मैं देख लेता हूँ ऐसा कहाँ गया, वीक 11 नहीं है, वीक 10। जैसे यहाँ EU की इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि इन्होंने 2010 के अंदर एक कैंपेन लॉन्च की थी, डिजिटल एजेंडा फॉर यूरोप, आप खोल सकते हो लिंक। उसके अंदर इन्होंने एक जो चीज़ दी थी, ये क्या नाम कहा गया, लोअर प्राइसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, द क्रिएशन ऑफ अ ब्रॉडबैंड फंड टू सपोर्ट डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द पैसेज ऑफ लेजिस्लेशन प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर्स डिजिटल प्राइवेसी। तो इस तरह के स्टेप्स लिए जा सकते हैं डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करने के लिए एंड सो ऑन। इसी तरह यूसेज डिवाइड के लिए क्या किया जा सकता है, डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड करो, नॉर्मल भी करिकुलम जो है वो भी अपडेट करो, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करो, लोकलाइज्ड कंटेंट पब्लिश करो इन सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। उसके बाद क्वालिटी ऑफ यूसेज डिवाइड आ जाता है। इसके अंदर कंटेंट मॉडरेशन कर लो कि अगर कोई बहुत ही लाइक एंटी सोशल चीज़ है तो फिर उसको आप थोड़ा सप्रेस कर लो, और कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करो जो लाइक सोशली हेल्दी हैं और इस तरह की चीज़ें, ताकि नज़र में आएंगी तो लोगों करने का दिल करेगा और वो खुद इन्वॉल्व होंगे और एक्चुअली बेहतर यूसेज करेंगे। इसी तरह से अवेयरनेस कैंपेन्स भी उसी आइडिया के ऊपर ही हैं कि ओ लोग देखेंगे फिर वो इन्फ्लुएंस होंगे और उससे उनकी क्वालिटी ऑफ यूसेज बेहतर हो जाएगी। इसकी और डिटेल अगर आपने देखनी तो यहाँ पे लिखी हुई है कि स्पेसिफिक कॉज ये, स्पेसिफिक इम्पैक्ट ये एग्जांपल, लेकिन मेरा ख्याल है काफ़ी बात होगी इसके ऊपर, आगे चलते हैं। आगे जो बात है सोशल मीडिया और डिजिटल सिटीजनशिप की है, इसके अंदर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं कि ओ सोशल मीडिया के क्या एडवांटेजेस आए हैं। सबसे पहले पॉलिटिशियंस को एक्सेस मिल रहा है यंगर सिटीजन्स का, और दूसरे पॉलिटिकल कम्युनिकेटर्स को एक्सेस मिल रहा है यंगर सिटीजन से बात करने का डायरेक्टली, ठीक है। इसी तरह से यंगर सिटीजन्स को जो खुद या जो भी कोई यूज़ कर रहा है उनको अपनी प्रेफरेंसेस एक्सप्रेस करने का और एक और तरीका मिल गया वोटिंग के अलावा भी, और इस तरह की चीज़ें, और वो डिफरेंटली इंगेज कर रहे हैं और वो एक नई डिजिटल सिविक स्पेस बन गई है जो भी है। तो इस तरह की बातें आ जाती हैं यहाँ पर। उसके बाद डिसएडवांटेजेस के अंदर कन्फर्मेशन बायस बहुत ज़्यादा ईज़िली चीज़ें ख़राब कर जाती हैं, क्योंकि आपके पास हमेशा कोई एक बंदा मिल जाएगा जो आपकी मतलब की बात कर रहा होगा, चाहे वो गलत भी हो। इसी तरह से रूमर्स, फेक न्यूज़, कंस्पिरेसी थ्योरीज एट्सेट्रा, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं कि बड़ी जल्दी स्प्रेड होती हैं ऑनलाइन, इस तरह की फेक न्यूज़ वगैरह जो भी है। इनकी अब सोशल मीडिया की लेजिटिमेसी, उसकी पावर दिखाने के लिए उन्होंने 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, अरब स्प्रिंग और ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। तो अरब स्प्रिंग बेसिकली ये है कि अरबिक रीजन के अंदर, अरब रीजन के अंदर बाहर आ गई है डेमोक्रेसीज़ की, सारे मुल्क बेहतर हो गए हैं, डिक्टेटरशिप्स ख़त्म हो गई हैं। वो ऑब्वियसली उसके अंदर भी वो थोड़ी देर के लिए हुआ था, बट इसको अरब स्प्रिंग कहा जाता है। ये मेरा ख्याल कि 2010 के करीब की मूवमेंट थी, मूवमेंट तो नहीं बस फिनोमेना कह लो। और इसके अंदर कहा यह जाता है कि हुआ यही था कि सोशल मीडिया और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल हुआ था इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने का इंटरनेशनली और लोकली, उन इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सप्रेस करती थी लोगों के ओपिनियंस वगैरह को। तो किस तरह से लोग, वो इसके अंदर ये आ जाती बातें कि वो लोग इस तरह से कम्युनिकेट्स कर रहे थे डिफरेंट ऑनलाइन फॉरम्स के ऊपर, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, और इस तरह से उनकी सोशल मूवमेंट स्प्रेड हुई, जबकि स्टेट अलाउ ही नहीं करता था, स्टेट बड़ा डिक्टेटोरियल टिरानिकल था। तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। आगे ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट भी, उसके अंदर बस ये दिखाने के लिए कितनी ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो गई थी खाली सोशल मीडिया यूसेज की वजह से।
तो ये एक आगे बात। आई गेस अगर आपने करना हो तो आप आगे ये भी कह सकते हो कि जो आई गेस UCLA वगैरह के अंदर भी जो स्टूडेंट्स थे, वो अलग बात है बाद में क्या हुआ था, वो भी सोशल मीडिया वगैरह की वजह से इन्फ्लुएंस हुए थे। वो भी इसीलिए किसी गाजन कॉन्फ्लिक्ट की अमेरिकन बैठे हुए सोच रहे थे, जो प्रोटेस्टर्स थे वो इसीलिए कर रहे थे क्योंकि सोशल मीडिया ने उनको अवेयर किया था और इस तरह की चीज़ें। अब अगला लेक्चर उसके अंदर नेशनलिज्म है। इसके अंदर कोई ज़्यादा मेरे पास डिटेल नहीं पड़ी शेयर करने के लिए, बस ये है कि वो नेशनलिज्म का रूट वर्ड नेशियो होता है, जिसका मतलब था समथिंग बॉर्न, लेकिन रोमन्स इसको फॉरेनर्स को डिस्क्राइब करने के लिए भी यूज़ करते थे और ये लफ्ज़ बहुत इवॉल्व हुए। शुरू में बड़ा क्रिंज सा था कि वो लोग एक सिंगुलर एथनिसिटी के अंदर डिवाइडेड है, उसकी बेसिस के ऊपर नेशनहुड होता है, जबकि बाद में जाके थोड़ा ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया कि वो एक्चुअली नेशन किसी भी चीज़ की बेसिस के ऊपर हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके बाव अजदाद एक हो तो ही हो, तो रिलीजन की बेसिस पे भी हो सकती है, शेयर्ड वैल्यूज़ की बेसिस पे भी हो सकती है, शेयर्ड टेरिटरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑब्वियसली, उसके बिना तो होगी नहीं। तो इस तरह की बस इवॉल्व होती गई। उसके अंदर उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन की एग्जांपल दी है कि उसके अंदर उससे ज़्यादा ये था कि बस हम फ्रेंच आइडेंटिटी की कोर ये थी कि वी आर फ्रेंच एंड नॉट ब्रिटिश। पता नहीं इस तरह की उन्होंने बात लिखी हुई थी कि उन्होंने अपने आप को डिफ़ाइन बस इस नेबुलस सी टर्म के अंडर कर लिया हुआ था जिसका एक्चुअली कोई ख़ास मतलब नहीं होता। अब जब हमारा लेक्चर लिया था ना सर ने इस चीज़ का, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमेंट्री भी एक्स्ट्रा की थी कि नेशनलिज़म जो है एक्चुअली देखा जाए तो एक प्रॉपर आइडियोलॉजी भी नहीं है और हमेशा सुप्रेमिसिस्ट होती है, क्योंकि और ये वैसे डेफिनेशन में ही है नेशनलिज्म की डेफिनेशन यही है कि अगर आप एज एन आइडियोलॉजी उसकी बात कर रहे हो तो वो यही है कि आप किसी एक स्टेट को कह रहे हो कि इसके इंटरेस्ट सुपीरियर हैं बकाया सारे चीज़ों के जिनको आप एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कंसिडर कर सकते हो। अगर आपकी आइडियोलॉजी नेशनलिज्म है तो उसका यही मतलब है कि वो ही सुप्रीम है आपके लिए एक डिसीजन मेकिंग फैक्टर, सिंगल इशू वोटर की तरह ही हो आप। तो खैर सर, जब हमारी क्लास में लेक्चर हुआ था तो ये लेक्चर नोट्स के अलावा भी कुछ बातें हुई थी। वो यही था कि किसी हद तक हॉलो सी आइडियोलॉजी है, और हमें क्विज़ जो आया था ना वो इसी तरह से था कि क्या नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी है या नहीं है। तो उसके अंदर मैंने पर्सनली तो ये लिख दिया था कि वो एक हॉलो सी आइडियोलॉजी की तरह है, लेकिन वो गैप आप जो मर्ज़ी कर लो, आपकी मर्ज़ी है। अब इसके अंदर जो दो टाइप्स बताई हुई हैं वो है एक पुरानी वाली एथनो नेशनलिज्म, उन्होंने एथनिक नेशनलिज्म लिखा हुआ लेकिन आमतौर पर एथनो नेशनलिस्ट कह रहे होते हैं जो बंदा इन आइडियाज़ को होल्ड करता है। और इसके अलावा सिविक नेशनलिज्म वो नॉर्मल वाला जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, वो बेस लाइक इंक्लूसिव वाली डेफिनेशन। आगे लेक्चर 12 है। इसके अंदर ना मेरे पास नोट्स पड़े हैं, ना मुझे याद है कि सर ने कभी कुछ पढ़ाया था इसके अंदर। ये तो बहुत बस हल्की फुल्की बातें हैं कि ओ व्हाट इज़ डाइवर्सिटी, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट। तो आपको पता ही है कि सिविक्स की क्लास के अंदर पहले 1 घंटे तो बस टीचर क्लास से बात ही कर रहा होता है बिना वजह की, और बाद में जाके बोर्ड पे आता है। तो यहाँ पे कुछ खास डिस्कस करने के लिए नहीं है, लेकिन राइट साइड पे जो लिखा होता है कोर्स आउटलाइन के अंदर मैं वही पढ़ के बताता हूँ। अगर कोई टर्म ज़रूरत हो ये बताने लायक तो मैं बता दूँगा। तो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी, तो डाइवर्सिटी होती क्या है, ये यही है कि आप अपनी जो सोसाइटी है उसके अंदर जो डिफरेंस है उसको एक्सेप्ट करते हो या उससे उसको एक्सक्लूड करते हो। हमें सर ने ना इसको इस तरह से समझाया था कि डाइवर्सिटी, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, ये 3 कॉन्सेप्ट्स। लाइक अगर आप कहते हो कि कामवली को लेदर टेबल पे बिठा दो तो ये एक्सक्लूजन है, आप उसको साथ में ला के नहीं बिठा के खा रहे। तो एक डाइवर्स स्पेस जो होती है वो यही नहीं होती कि आप बस सेग्रीगेशन कर दो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के, अब डाइवर्सिटी हो गई। डाइवर्सिटी के अंदर ये है कि और इंक्लूजन भी होनी चाहिए। तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन दोनों हैंड इन हैंड होते हैं। वरना तो आप डाइवर्सिटी को सप्रेस जब कर रहे हो तो तब भी आप बेसिकली एक्सक्लूड करके ही कर रहे होते हो ना, कि वो जो मर्ज़ी करें, यहाँ पे खाली इन लोगों का रास्ता है। आगे एथनिक, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो ये उनके बस डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, ये हमें कोई डिटेल में इतने नहीं बताए हुए, लेकिन इसके अंदर यही है कि वो किसी भी डायमेंशन के अलॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन हो सकती है और डिस्क्रिमिनेशन बुरी होती है। आगे यूथ, वुमेन, माइनॉरिटीज़, उन्होंने और कुछ डेमोग्राफिक्स दे दिए हैं, उनकी इंगेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है सोशल डेवलपमेंट के अंदर। तो उन्होंने कहा हुआ कि वो यूथ जो होती है ना वो न्यू आइडियाज़ लाती है, वो सिस्टम्स बदल देती है वगैरह। बांग्लादेश की एग्जांपल ले लो, इस तरह की चीज़ें। और वुमेन की भी होती हैं इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, माइनॉरिटीज़ का भी इंपॉर्टेंट एक यूनिक सा पर्सपेक्टिव होता है, इस तरह से उन्होंने कहा हुआ। तो इसलिए डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट होती है, ये वाला ऐसा ये था। आगे लेक्चर 13 है।
उसके अंदर पॉवर्टी की बात हुई हुई है। तो सबसे पहले उन्होंने कुछ स्टैट्स के साथ ओपन किया हुआ है कि ग्लोबली स्पीकिंग 700 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे थे, और एक्सट्रीम पॉवर्टी की डेफिनेशन है $2.15 पर डे। और नोट करो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी है, नॉर्मल पॉवर्टी नहीं। पॉवर्टी की डेफिनेशन वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, आप वो अलग चीज़ होती है। वो जब सेंसस हो रहा हो तो उसके अंदर उन्होंने डेफिनेशन बताई होती पॉवर्टी की क्या है। उसके बाद इन्होंने कुछ और स्टैट्स बताए हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स जो है वो कहता है 39.5% ऑफ ऑल पाकिस्तानीज पॉवर्टी फेस करते हैं। उसके अलावा उन्होंने बाय प्रोविंस ब्रेक डाउन किया हुआ है कि इस प्रोविंस में कितने, इस प्रोविंस में कितने हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड अप करो और एवरेज करो ना, आपको पता नहीं, मेरे ख्याल ये स्टैट्स गलत हैं बट ओके। या आउटडेटेड होंगे क्योंकि ये ऑब्वियसली ये डिफरेंट टाइम्स के हैं। अगर आप वेटेड भी कर लो इनकी एवरेज पॉपुलेशन के लिहाज से इन सूबों की, तो फिर भी 39.5 नहीं बनते। बट ओके, उन्होंने लिखी हुई है, आप भी वैसे ही लिखते हैं ना। तो बाय प्रोविंस इसको ब्रेक डाउन किया जाए तो 70% जो बलूचिस्तान की पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी के अंदर फॉल करती है। इसी तरह से ये आगे स्टैट्स हैं सबके, पढ़ने पढ़ लो, नहीं पढ़ने ना पढ़ो। ये बाय स्पेस है कि रूरल अर्बन डिवाइड कितना है, तो रूरल में एरियाज़ में ज़्यादा पॉवर्टी होती है, अर्बन में कम होती है। आगे सोशल कोहेजन, a society that strives for social inclusion and builds up the necessary social capital to create a common sense of belonging and as a place where prospects exist of upward social mobility। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पे जो दो टर्म्स आपके लिए शायद नहीं होगी, वो होगी सोशल कैपिटल और अपवर्ड्स मोबिलिटी। अब सोशल कैपिटल, कैपिटल जब हम भी बात कर रहे थे ना, कोई वैल्यूबल चीज़ है, तो सोशली स्पीकिंग जो तमाम चीज़ें वैल्यूबल हो सकती है ना किसी सोसाइटी के अंदर, वो है बहुत ब्रॉड टर्म है। ये कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट है, किसके क्या लोग आपस में खुशी से जी रहे हैं, एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, या इस तरह से है। और क्या मतलब इतने सोशली अवेयर हैं, क्या वो एजुकेटेड हैं या नहीं है। तो तमाम चीज़ें जो सोशल डायनामिक्स से रिलेटेड हों और एक सोसाइटी के लिए वैल्यूबल होती हैं, वो सोशल कैपिटल होता है। तो ये एक टर्म हो गई। दूसरी टर्म जो है अपवर्ड सोशल मोबिलिटी। तो सोशल मोबिलिटी मतलब सोशल क्लास जो होती है, क्लास होती है कि अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, उसके अंदर मोबिलिटी कितनी है। मोबिलिटी है एबिलिटी टू मूव। तो अपवर्ड सोशल मोबिलिटी स्पेसिफिकली, डाउनवर्ड्स तो बुरी ही होगी ना। तो एक ऐसी सोसाइटी जो इंक्लूसिव हो और सोशल कैपिटल बिल्डअप करने के लिए रेडी हो और अपवर्ड सोशल मोबिलिटी बढ़ाती हो, इस तरह की कंडीशंस में जो सोसाइटी होगी ना, वो एक कोहेसिव सोसाइटी कहलाएगी। तो ये सोशल कोहेजन हो गए। अब इफेक्ट्स ऑफ सोशल कोहेजन और पॉवर्टी इन्होंने कुछ बताया हुआ है कि इन्हांस्ड सोशल कैपिटल एंड कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से जो लोग पॉवर्टी फेस कर रहे होते हैं उनके लिए इफ़ेक्ट्स कम महसूस होते हैं, उनकी एक्चुअली लोग मदद भी कर सकते हैं और उनके ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जॉब वगैरह की। इसके बाद रिड्यूस्ड क्राइम एंड ग्रेटर सेफ्टी कहा जाता है कि ये वैसे उल्टा हो गया, ये हाँ नहीं वैसे है उल्टा। ये इन्होंने थोड़ा सा उल्टा किया हुआ, असल में है ये कि पॉवर्टी की कम होने की वजह से क्राइम कम होता है और उससे सोशल कोहेजन बेहतर होती है। इन्होंने कहा सोशली कोहेसिव सोसाइटीज़ जो होती है ना, उसके अंदर क्राइम कम होता है, इसलिए पॉवर्टी भी कम होती है। तो आपकी मर्ज़ी, आपने कॉजेशन किधर डाली, इन्होंने बस एक कॉरिलेशन पॉइंट आउट की हुई है, आप इसको इसी तरह समझो। इसी निचला पॉइंट में उसमें भी मेरा यही शिकवा है कि कॉरिलेशन कॉजेशन कन्फ्लेशन की हुई है। ज़्यादा ही सी आ गए, लिटरेशन ज़्यादा हो गई। खैर, इंक्लूसिव एंड एक्विटेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़, तो इसमें क्या हो सकता है, इसके अंदर उन्होंने रीडिस्ट्रीब्यूटिविटी डाल दी हुई है और इस तरह की चीज़ें कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इसकी बात करूँ। इम्प्रूव्ड एक्सेस टू पब्लिक सर्विसेज, इसका ही सब पॉइंट बना लो। वो ये है कि सब पब्लिक सर्विस समझ गए ना, वेलफेयर सोसाइटी में बता दिया था मैंने। तो ये उन्होंने ना रिलेशनशिप दिखाया है सोशल कोहेजन और पॉवर्टी के बीच में, कि सोशल कोहेजन ज़्यादा होती है तो पॉवर्टी कम हो जाती है, इसी तरह अगर सोशल कोहेजन कम है तो पॉवर्टी ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे ये है कि कोहेजन कम होती है तो वो इंक्रीज इनइक्वालिटी हो जाती है, बस हो जाती है, भरोसा रखो। लैक ऑफ ट्रस्ट इन इंस्टीट्यूशंस, ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इसका लिंक पॉवर्टी के साथ जोड़ने के लिए आपको थोड़े ज़्यादा कनेक्शन जोड़ने पड़ेंगे, थोड़ा स्ट्रेच बनता है, बट ओके, वही वाली बातें हैं, बस उनको थोड़ा बहुत रिवर्स करती है। ये लिटरली वही है कि
इंक्रीज सोशल कैपिटल की जगह वीक कम्युनिटी नेटवर्क्स एंड आइसोलेशन आ गया, रिड्यूस्ड क्राइम की जगह हायर क्राइम आ गया। तो ये तो मजाक था। आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल कोहीजन, तो उन्होंने कहा नेशनल यूनिटी जो होती है ना, वो सोशल कोहीजन का उसके साथ बड़ा डीप सा रिलेशनशिप है। उसके अंदर ये है कि नेशनल यूनिटी जो हो, अगर नेशनल यूनिटी होएगी तो आपकी सोशल कोहीजन इम्प्रूव होगी, और सोशल कोहीजन होगी तो नेशनल यूनिटी होगी। तो ये एक फैक्टर उन्होंने बता दिया हुआ है। उसके अलावा सोशल इंक्लूजन का हुआ है, जितनी इंक्लूसिव सोसाइटी होगी उतनी कोहेसिव होगी। ये तो डेफिनेशन में था कि इंक्लूजन होनी चाहिए, तो इसलिए ऑब्वियसली। आगे एजुकेशन, सोशल ट्रस्ट, फेयर लीगल सिस्टम, इक्वालिटी एंड एक्विटी, शेयर्ड वैल्यूज़, ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट्स के सवाल किस तरह से आएंगे, वो यही आ जाएंगे कि ओ पाकिस्तान की सोशल कोहीजन के बारे में बात करो और एग्जांपल्स दो रेलेवेंट टू द पाकिस्तानी कंडीशन, और हर चीज़ में पाकिस्तान के रिलेटेड एग्जांपल्स आने हैं, वरना इसके अंदर और कुछ भी नहीं है, बस हम गैप ही करना ज़्यादा सा। तो ये टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट, स्टेट गवर्नमेंट एट्सेट्रा, मॉडर्निटी, ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलिज्म, ये कर लो, फिर होगी तैयारी।